सोच रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब एज ज़्यादा होगी आपको लगेगा कि देखो, आप एमपी में भी कहीं जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर है, इंडिया ही है। जब रहने लगते हैं कहीं पे तो वहाँ पे कंफर्टेबल लगने लगता है। आप छत्तीसगढ़ पीएससी के बारे में सुना था और उसी पे फोकस किया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करो। चलो फिर और भी एस्पेक्ट देख लेते हैं इकोनॉमी में। छत्तीसगढ़ के तो सारे एग्जाम देते होगे, और भी कई सारी छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आती होंगी ना। छत्तीसगढ़ मतलब पीएससी के थ्रू ही आती होंगी, कई सारी पोस्ट और भी आती होंगी, व्यापम वगैरह। यहाँ पे भी व्यापम है? अच्छा, वहाँ पे भी एमपी वाला भी व्यापम था, उसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ था ना। अच्छा, यहाँ पे भी होता है? अच्छा, पीएससी कर दे रहा है? अच्छा। मैं वैसे, मैं कहाँ से हूँ अब, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ एग्जैक्टली तो, मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ। मैं किसी स्टेट से इसलिए पर्टिकुलरली, मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैं राष्ट्रीयता की वजह से कह रहा हूँ, देशभक्ति की वजह से कह रहा हूँ, बस बल्कि इसके पीछे वजह है। मेरा जन्म एमपी में हुआ, मेरी ग्रेजुएशन एमपी में हुई, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी मैंने दिल्ली में की, और दिल्ली में ही 2006 के बाद से मैं दिल्ली में ही बस गया। दिल्ली में ही मेरा घर है, वहाँ पे मतलब हमारा एमपी में भी घर है, एमपी में ग्वालियर में भी घर है, पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन मैं और फैमिली दिल्ली में ही रहते हैं। उसके बाद 3 साल में चंडीगढ़ में भी क्लासेज ली मैंने, चंडीगढ़ में भी, इससे पहले चंडीगढ़ में ही क्लास ले रहा था। मुंबई में 1 साल, मुंबई में भी रहा 1 साल, मुंबई में भी मैंने पढ़ाया, जयपुर में भी पढ़ाया, अब छत्तीसगढ़ में भी हूँ। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रहा हूँ। दिल्ली में मैंने तैयारी भी दिल्ली में की, और दिल्ली में मैं 12 साल तक दिल्ली में ही मैं पढ़ाया हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा अनुभव दिल्ली का ही रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई मैं भारत से बिलोंग करता हूँ। मैं एग्जैक्टली जन्म जरूर हुआ है एमपी में, लेकिन अभी दिल्ली में ही हूँ पूरी तरीके से, और अभी आपके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। हम्म। मुझे कहीं पर भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता, मुझे हर जगह अच्छा लगता है। नई नई जगह को एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। और लोग कितने बजे ब्रेक लेते हैं, मतलब कितने बजे तक आ जाते हैं? अच्छा, वही मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ चले गए। हम्म? हाँ बुला लो, हो सकता है वो सोच रहे हो कि, हाँ वो ऐसा सोच रहे हो, बुला लो उनको। मैंने सोचा था क्लास कंप्लीट होने के बाद ही तो नहीं आते। लंबे चले गए थे? हम्म? अच्छा, पता नहीं चला था। आप ये मान के चलो कि मैं जो है ना अपनी क्लास में 5 मिनट के अंदर ही लौट के आ जाता हूँ। 10 मिनट का ब्रेक जरूर होगा, लेकिन मैं 5 मिनट के अंदर ही लौट के आ जाता हूँ। 10 मिनट तो बहुत मैक्सिमम है मेरे लिए। आप अच्छा बाहर, खड़े होके सोच रहे थे कि लेट हो रहा है, हैं? मैं तो अंदर खड़ा हूँ। तो हमने अर्थव्यवस्था में समझने की कोशिश की कि अर्थव्यवस्था में
4 प्रमुख स्टेजेज हो सकती हैं, 4 प्रमुख घटक हो सकते हैं, उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग। इनके बारे में हमने बात की। देखो, अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र भी होते हैं, अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र भी होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। मेंस में आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आर्थिक गतिविधियों की बात करेंगे और उनके वर्गीकरण की बात करेंगे। आर्थिक गतिविधियां एवं उनका वर्गीकरण। मैं आपको हमेशा 5 मिनट के अंदर अंदर क्लासरूम में मिलूंगा, तो इसलिए मत सोचा करो कि सर अभी बाहर ही बैठे होंगे। नहीं, 10 मिनट का ब्रेक है तो मैं उससे पहले 5 मिनट में आपको क्लासरूम में ही दिखूंगा। तो आपको जो ब्रेक लेना है 5-7 मिनट का वो अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अभी ऐसी कोई भूख भी नहीं लगती होगी, ऐसी कोई थकान भी नहीं होती होगी, सवेरे सवेरे तो ऊर्जा पूरी रहती होगी। तो आर्थिक गतिविधियां एवं उनका वर्गीकरण, आर्थिक गतिविधियां एवं उनका वर्गीकरण। आर्थिक गतिविधियां एवं उनका वर्गीकरण। आर्थिक गतिविधियां एवं उनका वर्गीकरण। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो इसमें लिख लो, आर्थिक गतिविधियों से आशय है, आर्थिक गतिविधियों से आशय उन, आर्थिक गतिविधियों से आशय उन कार्यों से है, उन कार्यों से है, आर्थिक गतिविधियों से आशय उन कार्यों से है जो व्यक्तियों, जो व्यक्तियों या इकाइयों, व्यक्तियों या इकाइयों, व्यक्तियों या इकाइयों, इकाइयों मतलब कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, इकाइयों के द्वारा संपादित किए जाते हैं, व्यक्तियों या इकाइयों द्वारा संपादित किए जाते हैं और जिनसे आय सृजित होती है, आय सृजित होती है, आय सृजित होती है और जिनसे आय सृजित होती है, आय सृजित होती है, आय सृजित होती है, कोमा रोजगार, रोजगार उत्पन्न होते हैं और जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, और जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, और जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, और जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। तो आर्थिक गतिविधियां बेसिकली क्या होती है, वो व्यक्तियों या इकाइयों के द्वारा संपादित की जाती हैं और जिनके द्वारा आय सृजित होती है या रोजगार सृजित होता है और जिनका आर्थिक विकास में योगदान होता है। तो बेसिकली इनको क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ठीक है। और व्यक्ति क्या होता है, हर जगह आर्थिक गतिविधियां संपन्न करता है, वह छोटे से लेकर बड़े होने तक आर्थिक गतिविधियां संपन्न करता ही है, किसी न किसी रूप में वह आर्थिक गतिविधियां संपन्न करता है। कोई ना कोई आर्थिक कार्य जरूर करते हैं हम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी भी हम कोई आर्थिक कार्य न करते हो। आप बाजार में एक टूथपेस्ट लेने के लिए गए तो आपने एक कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि को परफॉर्म किया, आर्थिक गतिविधि को संपादित किया, क्योंकि वो टूथपेस्ट आप केवल अपने लिए भी खरीद रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। और एक कंजप्शन के बिना कभी भी आर्थिक गतिविधि कंप्लीट ही नहीं हो सकती। कितना भी उत्पादन कर दिया जाए, कंजप्शन कर रहे हैं तो आर्थिक गतिविधि परफॉर्म हुई और इससे क्या हुआ, पूरी अर्थव्यवस्था में आपका योगदान हुआ और आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने क्या किया, टूथपेस्ट खरीदा, लेकिन आपने भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे दिया। कई हजारों लोगों के रोजगार में आपने योगदान दे दिया, आर्थिक विकास में आपने योगदान दे दिया। समझ पा रहे हो? तो आपने क्या किया, आपने योगदान दे दिया आर्थिक विकास में, आपने योगदान दे दिया आर्थिक गतिविधियों में। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं,
अपने पूरे जीवन काल में हम एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कई सारे क्षेत्रों में हम आते हैं जाते हैं और वहाँ पे गतिविधियों को परफॉर्म करते हैं और ये आर्थिक गतिविधियाँ हमारी संपन्न होती हैं। मैंने अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाया है और आर्थिक गतिविधियों को संपन्न किया है। अपने टोटल 17 सालों के अनुभव में पूरे इंडिया में कई सारी जगहों में मैंने आर्थिक गतिविधियों को परफॉर्म कर दिया। आपने भी अभी क्या किया होगा, अभी अभी छत्तीसगढ़ में आपने आर्थिक गतिविधियां परफॉर्म की हैं, संपादित की हैं। धीरे धीरे इनका क्षेत्र विस्तारित हो जाएगा। कभी आप एग्जाम देने जाते हैं, मान लो MPPSC का एग्जाम देने जाते हैं या फिर हो सकता है राजस्थान का एग्जाम देने जाते हैं, कहीं पर भी एग्जाम देने जाते हैं, तो आप वहाँ पे अगर होटल लेते हैं रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपने आर्थिक गतिविधियों में योगदान दे दिया। समझ रहे हो? तो व्यक्ति क्या करता है, हर जगह आर्थिक गतिविधियों में जरूर भाग लेता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भाग ले और भाग नहीं ले। पार्टिसिपेट करेगा, रन नहीं करेगा, आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट जरूर करेगा। तो ये आर्थिक गतिविधियां, इनको मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है, कुछ क्षेत्रों में इनको बांटा जाता है। और सामान्य रूप से ये जो क्षेत्र होते हैं वो कितने होते हैं, वो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो 5 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। आपने ट्रेडिशनली 3 क्षेत्र ही पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको 2 और क्षेत्र बताऊंगा। तो व्यापक रूप से आर्थिक गतिविधियों को 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो लिख लो, व्यापक रूप से आर्थिक गतिविधियों को, व्यापक रूप से आर्थिक गतिविधियों को 5 उप क्षेत्रों में बांटा जाता है। 5 उप क्षेत्रों में बांटा जाता है या सेक्टर्स, 5 उप क्षेत्रों में या सेक्टर्स में बांटा जाता है। नंबर 1, प्राथमिक। नंबर 2, द्वितीयक। द्वितीयक। तीसरा, तृतीयक। चौथा, चतुर्थक। चतुर्थक। और 5वां होता है पंचम। इस तरीके से 5 क्षेत्रों में आप बांट सकते हैं। तो प्राथमिक सेक्टर को या प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर बोल देते हैं। और बेसिकली प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो क्या करता है, जो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होता है। दैट मीन्स जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके आय सृजित की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि। कृषि में क्या किया जाता है, हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। भाई खेती तो ऐसा, फैक्ट्री में तो खेती हो नहीं सकती, आर्टिफिशियल तरीके से खेती हो नहीं सकती। आप खेती कहीं पे भी करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे जमीन होनी चाहिए। जमीन होनी चाहिए। आपके मन में ये भी आ सकता है, कई सारे लोग सर छत पे ही सब्जियां उगा लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो छत तो है छत, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी है, कहीं ना कहीं भूमि का कार्य हो रहा है। वो काम क्या है, एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से हो रहा है। आजकल खेती कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से उसकी फार्मिंग बनाई जाती है, डिजाइन किया जाता है अलग अलग तरीके से। वो एक तरीके से बड़े सारे फार्म बना दिए जाते हैं, उनमें आर्टिफिशियल तरीके से सिचुएशन क्रिएट की जाती है, टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है, और उस तरीके से भी खेती हो रही है। तो होने को कई सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम इनको किस सेक्टर में कंसीडर करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। दैट मीन्स प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके आय सृजित की जाती है, उत्पादन की गतिविधियां संपादित की जाती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में लिख लो आप, प्राइमरी सेक्टर में। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन की गतिविधियां संपादित की जाती हैं। उत्पादन की गतिविधियां संपादित की जाती है। उत्पादन की गतिविधियां संपादित की जाती है। उत्पादन की गतिविधियां संपन्न
की जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, उत्पादन की गतिविधियां संपन्न की जाएंगी और इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के रूप में, उदाहरण कृषि, मत्स्य, वन, खनन। कृषि, मत्स्य, वन, खनन। कृषि, मत्स्य, वन, खनन। कृषि, मत्स्य, वन, खनन, ये सब आ जाएंगे। दैट मीन्स खेती भी आ जाएगी, उसमें वन भी आ जाएगा, खनन भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कृषि, मत्स्य, वन, खनन आदि। कृषि, मत्स्य, वन, खनन आदि। कृषि, मत्स्य, वन, खनन आदि। ठीक है, इसमें इसमें आगे लिख लो, इसमें प्राकृतिक संसाधनों, इसमें प्राकृतिक संसाधनों को या तो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है, या फिर भूमि आदि संसाधनों का प्रयोग करके, भूमि आदि संसाधनों का प्रयोग करके प्राकृतिक गतिविधियां संपन्न की जाती हैं। प्राकृतिक गतिविधियां संपन्न की जाती हैं। तो या इसमें प्राकृतिक संसाधनों को या तो क्या किया जाता है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है, या फिर क्या किया जाता है, उनका प्रयोग करके उत्पादन की गतिविधियां संपन्न की जाती है प्राथमिक क्षेत्र में। तो कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, वन हो गया, खनन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था को कच्चा माल प्राप्त होता है। इससे 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 अर्थव्यवस्था को कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे जैसे उद्योग को जैसे चीनी उद्योग को लिखो, जैसे चीनी उद्योग को गन्ना कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। जैसे चीनी उद्योग को गन्ना कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसी तरीके से आप देखोगे कि वस्त्र उत्पादन होगा तो क्या होगा, कॉटन मिलेगी। कॉटन कहाँ से मिलेगी? कॉटन कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होगी। कॉटन कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होगी। ऐसा नहीं होगा कि कॉटन को फैक्ट्री में बना लिया जाए। तो कॉटन से क्या होगा, फिर धागे बनेंगे, और धागे से फिर क्या होगा, अल्टीमेटली कपड़ा बनेगा। ठीक है ना, और कपड़े के बाद फिर क्या होगी, कपड़े की सिलाई की जाएगी। ऐसी भी इंडस्ट्री होंगी जिनके लिए कपड़ा क्या होगा, रॉ मटेरियल के तौर पे काम करेगा। भाई जो रेडीमेड कपड़ा बनाते हैं, केवल कपड़े की सिलाई का काम करते हैं, वही सिलाई का काम किया उन्होंने, बल्क में कपड़ा ले लिया और सूट बना के बेच डाला, उन्होंने कॉटन नहीं खरीदा। तो यह भी उद्योग है। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें उद्योग में क्या होता है कि कच्चे माल को प्रयोग करके एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है। भाई हो सकता है कि धागा कोई इंडस्ट्री बना रही है, तो उसके लिए क्या है, ये फिनिश्ड गुड है, लेकिन आगे आने वाली चेन में यह हो सकता है कि रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाए। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कृषि, मत्स्य, वन, खनन, और इसके अलावा पशुपालन भी इसके अंदर आ जाता है, पोल्ट्री वगैरह आ जाएगी, ये सब चीज़ें भी आ जाती है, पशुपालन भी आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता होती है, डायरेक्टली निर्भरता होती है। ठीक है, दूसरा लिख लो, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, यह क्षेत्र कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदलता है। यह क्षेत्र कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदलता है। यह क्षेत्र कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदलता है। उदाहरण विनिर्माण एवं निर्माण, विनिर्माण एवं निर्माण,
जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है भाई, हमने ईंट गारा और ये सब ले लिवा के हमने क्या की, बिल्डिंग बना दी। तो विनिर्माण में क्या होगा, फिनिश्ड गुड बनाए जाएंगे। जैसे चश्मा बन गया, जैसे कपड़े बन गए, जैसे जूते बन गए। तो इसमें विनिर्माण और निर्माण आ जाएगा। और इसके अलावा उद्योग, उद्योग, उद्योग। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, प्रसंस्करण किया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा, प्रसंस्करण किया जाएगा, फिनिश्ड गुड में बदला जाएगा, प्रोसेसिंग की जाएगी। जैसे रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की गई और क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। कॉटन की प्रोसेसिंग करके क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। तो ये प्रसंस्करण इसमें जरूर किया जाएगा, औद्योगिक उत्पादन होगा, प्रसंस्करण किया जाएगा। और जनरली क्या होगा, लार्ज स्केल पे इसमें काम होता है। ऐसा नहीं होगा कि 2 शर्ट बनी, उसमें क्या होगा, हजारों शर्ट बनेगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व भी होते हैं। तो उद्योग आ जाएगा, निर्माण और विनिर्माण इसमें आ जाते हैं। आगे लिख लो, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र आ जाता है। इसमें लिख लो, यह सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र है, यह सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र है। और इसमें, और इसमें वस्तुएं नहीं, इसमें वस्तुओं का लेन देन नहीं होता, बल्कि और इसमें वस्तुओं का लेन देन नहीं होता, बल्कि सेवाओं का आदान प्रदान होता है। बल्कि सेवाओं का लेन देन होता है। उदाहरण के रूप में बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, परिवहन, पर्यटन, परिवहन, पर्यटन, संचार आदि, संचार आदि, संचार आदि। अब देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, 2 नंबर का आया हुआ है, 30 शब्दों में, सन 2018 में आया है, ईयर 2018 में आया है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किन किन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो अब देखो, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है, लेकिन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या शामिल किया जाता है। तो बेसिकली तृतीय क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपको कंफ्यूज कहाँ पे किया गया है, राष्ट्रीय आय के थ्रू कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो क्वेश्चन लिख लो, छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस 2018, छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिख लो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किन किन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। किन किन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, किन किन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो शब्द सीमा कितनी है, 30 है, शब्द सीमा 30 है। और मार्क्स कितने हैं इसके लिए, 2 मार्क्स का है। तो देखो, आपको राष्ट्रीय आय की गणना में तृतीय क्षेत्र की सेवाओं को, कौन कौन सी क्षेत्र की, कौन कौन सी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, सारी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है।
अब इसमें कोई पर्टिकुलरली कुछ सर्विसेज सीमित नहीं है। तो अब इसमें क्या करना होगा आपको, आपको सेवाओं का नाम लिखना है। एग्जैक्टली तृतीय क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन आपको राष्ट्रीय आय के माध्यम से कनेक्ट करके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो आपको बस तृतीय क्षेत्र में लिखना है, तो आप इसमें लिख लो राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में विभिन्न सेवाएं, विभिन्न सेवाएं जैसे जैसे वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं ब्रैकेट में बैंकिंग बीमा, बैंकिंग कॉमा बीमा, बैंकिंग कॉमा बीमा, कोमा ब्रैकेट के बाहर लिखो परिवहन भंडारण और संचार, परिवहन भंडारण और संचार, परिवहन भंडारण और संचार, कोमा लोक प्रशासन और रक्षा, लोक प्रशासन और रक्षा, लोक प्रशासन और रक्षा ब्रैकेट में लिख लो सरकारी प्रशासन, पुलिस, रक्षा सेवाएं, सरकारी प्रशासन, पुलिस, रक्षा सेवाएं, पुलिस कॉमा रक्षा सेवाएं ब्रैकेट बंद, के साथ साथ, के साथ साथ अन्य सेवाएं जैसे, के साथ साथ अन्य सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और मीडिया, मनोरंजन और मीडिया, आदि आते हैं, आदि आते हैं, आदि आते हैं। यह केवल, यह केवल बाजार आधारित सेवाओं तक ही सीमित नहीं है, यह केवल बाजार आधारित सेवाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी सेवाएं भी इसमें शामिल हैं, बल्कि सरकारी सेवाएं भी इसमें शामिल हैं, सरकारी सेवाएं भी इसमें शामिल हैं, सरकारी सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। तो आपको केवल और केवल कुछ सेवाओं तक सीमित नहीं रहना है, आप इसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब को भी बता सकते हो। संचार है, दूर संचार है, व्यापार है, होटल रेस्टोरेंट है, इन ये भी सब सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं। टूरिज्म भी एक तरीके से सर्विस के अंदर आ जाती है। तो आप ये मत सोचिए कि राष्ट्रीय आय में ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही सर्विसेज आती हो, ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रीय आय से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, अदरवाइज तो सीधा सीधा तृतीय क्षेत्र पूछ लेते तो आपको लगता कि अरे यार ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन पूछ दिया, कोई बता देगा। तो तृतीय क्षेत्र हमने देख लिया। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, सेवाएं, सेवाओं का लेन देन शामिल होता है, वस्तुओं का लेन देन इसमें नहीं होता है। अब लिख लो चतुर्थक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। देखो ट्रेडिशनली क्या होता था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ही शामिल होते थे। एक चतुर्थक और पंचम क्षेत्र सामान्य रूप से एडवांस क्लासिफिकेशन किया जाता है। आजकल ये वाला क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रेडिशनल तरीके से आप उसको क्लासीफाई करने की कोशिश न करें। तो चतुर्थक क्षेत्र में लिख लो यह ज्ञान, सूचना और नवाचार आधारित सेवाओं का क्षेत्र है। यह ज्ञान, सूचना और नवाचार आधारित सेवाओं का क्षेत्र है। यह ज्ञान, सूचना और नवाचार आधारित सेवाओं का क्षेत्र है। यह ज्ञान, सूचना और नवाचार आधारित सेवाओं का क्षेत्र है। यह ज्ञान, सूचना और नवाचार आधारित क्षेत्रों का, आधारित सेवाओं का क्षेत्र है। फुल स्टॉप। यहाँ मुख्य उत्पाद,
यहाँ मुख्य उत्पाद सूचना और बौद्धिक पूंजी है। यहाँ मुख्य उत्पाद सूचना और बौद्धिक पूंजी है। यहाँ मुख्य उत्पाद सूचना और बौद्धिक पूंजी है। इसमें इसमें परंपरागत सेवाएं नहीं बल्कि इसमें परंपरागत सेवाएं नहीं बल्कि इसमें परंपरागत सेवाएं नहीं बल्कि उन्नत और आधुनिक सेवाएं आती हैं। 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 जैसे उच्च स्तरीय परामर्श या कंसल्टिंग, 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 शोध एवं अनुसंधान, शोध एवं अनुसंधान, शोध एवं अनुसंधान, शोध एवं अनुसंधान, डेटा विश्लेषण, एआई, डेटा विश्लेषण, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विश्लेषण, एआई, क्लाउड सेवाएं आदि, क्लाउड सेवाएं आदि, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरीके के एडवांस क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। आदि इसमें आ जाते हैं। उसके बाद लिख लो पंचमक क्षेत्र या पंचम क्षेत्र, क्वीनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर। तो जो चतुर्थक क्षेत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं। और इसको कहते हैं क्वीनरी, इसको क्या कहते हैं? क्वीनरी सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीनरी सेक्टर कहते हैं। क्वीनरी सेक्टर, इसमें लिख लो यह उच्च स्तरीय निर्णय निर्माण, यह उच्च स्तरीय निर्णय निर्माण, नीति निर्धारण, यह उच्च स्तरीय नीति यह उच्च स्तरीय निर्णय निर्माण, निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग, यह उच्च स्तरीय निर्णय निर्माण, नीति निर्धारण, नीति निर्धारण और विशिष्ट सामाजिक सेवाओं से संबंधित क्षेत्र है। और विशिष्ट सामाजिक सेवाओं से संबंधित क्षेत्र है। और विशिष्ट सामाजिक सेवाओं से संबंधित क्षेत्र है। विशिष्ट सामाजिक सेवाओं से संबंधित क्षेत्र है। इसमें शीर्ष सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता, शीर्ष सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता, शीर्ष सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता, उच्च स्तरीय प्रशासक, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, एमएनसी कंपनियों के सीईओ, एमएनसी कंपनियों के सीईओ व देशीय कंपनी होती है एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन,
MNC, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के CEO आदि आ जाते हैं, आदि आ जाते हैं, आदि आ जाते हैं। यह रणनीतिक निर्णय, यह रणनीतिक निर्णय कोमा शासन, शासन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। आप सोचो कि PMO में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसमें हाई लेवल के सेक्रेटरीज हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर और कई लेवल के मिनिस्टर मान लो वहाँ पे बैठ के निर्णय ले रहे हैं। PMO के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिए जा रहे हैं या फिर सरकारी अधिकारी निर्णय ले रहे हैं। उससे शासन प्रशासन प्रभावित हो सकता है, उससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यही नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनके जो CEO होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जो निर्णय लेते हैं वो अर्थव्यवस्था पर दूरगामी निर्णय छोड़ सकते हैं। जैसे जियो ने, जियो कंपनी लॉन्च कर दी और डेटा फ्री कर दिया कि भाई बेटा तुम अब डेटा यूज करो, और तुम डेटा यूज करोगे तुमको हम आदत लगा देंगे, तुम डेटा जितना ज़्यादा यूज करोगे उतने ज़्यादा आदी होते जाओगे, पहले फ्री करेंगे और फिर तुमको फ्री कर देंगे हम अच्छी तरीके से। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, अपने हाथी राजा की शादी करेंगे और तुमसे बिल वसूल करेंगे। हाथी राजा कहाँ चले। तो भाई जियो ने फिर क्या की, हाथी राजा की शादी की और बिल किससे वसूल किया, अपन लोगों से वसूल किया। 5,000 करोड़ की शादी पे खर्च हुए थे पैसे, सबको गाड़ियां गिफ्ट की गई थी, आपको हमको कुछ नहीं मिला। वहां पे जो भी पार्टी में गए थे 1-2 करोड़ रुपए की गिफ्ट मिल रहे थे उनको, हमको आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। हम आप लोगों को क्या करना पड़ा, अब जो बिल देना पड़ रहा है, पता चला 3 महीने के लिए 1,200 रुपए का प्लान है, उसमें डेटा यूज करो, डेटा बीच में ख़त्म हो जाता है, यूज करते करते क्या होता है 3-4 घंटे में डेटा ख़त्म यूज होता है, फिर क्या करो, फिर रिचार्ज करो। 69 का 6 डेज के लिए फिर रिचार्ज किया, वो भी ख़त्म हो गया, पता चला 2 दिन में ख़त्म हो गया। 5G जल्दी ख़त्म होता है आजकल। फिर आप रिचार्ज कर रहे हो, कुल मिला के महीने भर में आपने 400-500 रुपये का, 600 रुपये का रिचार्ज करा लिया, कुल मिला के आपका 2,000 का बजट बैठ गया। समझ रहे हो। तो जियो लॉन्च की गई और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए कि भाई डेटा फ्री दिया जाएगा। दैट मीन्स इससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था पर, उपभोक्ताओं की जीवन शैली पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जियो और जियो के जो बड़े अधिकारी थे जो डिसीजन लिए, तो बेसिकली ये किस में शामिल हो जाएंगे, ये सब अधिकारी, ये सब क्वीनरी सेक्टर में शामिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं, शासन प्रशासन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, पंचम क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे PMO में डिसीजन लिए जा रहे हैं, जियो में डिसीजन लिए जा रहे हैं, जगह जगह इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं। MNC कंपनी क्या कर रही है, डिसीजन ले रही है। मान लो स्टार लिंक ने सोचा, वही एलन मस्क जो हमेशा छाए रहते हैं, 2 ही लोग हमेशा छाए रहते हैं, एक तो ट्रंप और एक एलन मस्क, दोनों के ही डिसीजन किस में आ जाएंगे, पंचम क्षेत्र में आ जाएंगे। G8 के लेवल पर, अब G8 क्या, ये रसिया तो बाहर निकाल दिया, तो G7 ही बचा है। तो G7 के लेवल पर अगर कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगे, पंचम क्षेत्र में आ जाएंगे। दैट मीन्स इसमें डिसीजन मेकिंग का काम इन्वॉल्व होता है, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, जो शासन प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है, वो सब इसमें आ जाएंगे। और चतुर्थक क्षेत्र में क्या आ रहा था, तृतीय क्षेत्र क्या था, सेवा आधारित क्षेत्र था, और चतुर्थक क्षेत्र क्या है, एडवांस सर्विसेज से रिलेटेड क्षेत्र है। अद्यतन सेवाएं उसमें शामिल होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट सेवाएं इसमें हो सकती हैं। AI हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ये सब सर्विसेज इसी के अंदर आ जाएगी। तो हो सकता है कि आपसे अगली बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए कि चतुर्थक क्षेत्र में क्या आता है। तृतीय क्षेत्र तो पूछ लिया, अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, तो अगली बार के लिए जो क्वेश्चन तैयार है आपका,
वो यहाँ से तैयार है या यहाँ से तैयार है, ये मानी चलो। पिछले सालों के क्वेश्चन को जब आप देखोगे, बार बार देखोगे, तो अगले साल के क्वेश्चन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो दोनों के लिए तैयार रखिए, इंटीग्रेटेड तरीके से तैयार रखिए। ये मत सोचिए कि भाई प्रीलिम्स के लिए अलग करेंगे, मेंस के लिए तैयार करेंगे, पहले प्रीलिम्स तो हो जाता है उसके बाद मेंस करेंगे। अरे भाई प्रीलिम्स होने के बाद फिर समय कितना मिलेगा? अभी आप साल 1.5 साल में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बस वो क्या है, मेंस में आपको चीज़ों को थोड़ा याद रखना है, आपको लिखना है, और प्रीलिम्स में क्या है, वो ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो सरल या कठिन वाली बात नहीं है, ये तो तैयारी की प्रक्रिया पर आपके आधारित है। तो इस तरीके से हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी देख लिए हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र इसमें हमने देख लिए हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको और भी कई सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। और वो बेसिकली क्या है, जनरली आपसे जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा। अगर आता है तो लिख दोगे, नहीं आता है तो नहीं लिख पाओगे, इसमें कुछ भी दिमाग फिर नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख लिए हैं, अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और भी देख लेते हैं। जैसे कई प्रकार के गुड्स वगैरह होते हैं, कौन कौन से गुड्स होते हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे और अन्य चीज़ों को भी देखेंगे। तो अब इसमें आप नेक्स्ट लिख लो, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। अब इसमें क्या होता है कि कई सारे गुड्स होते हैं, जैसे गिफन गुड्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए, ऐसे कई सारे गुड्स होते हैं और इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले लिख लो गिफन गुड्स या गिफन वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लिख लो, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। तो पहला लिख लो गिफन गुड्स, गिफन वस्तुएं, GIFFEN, गिफन गुड्स। गिफन वस्तुएं, या गिफन गुड्स। कल से हमारा राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा पहला। अभी आज के लिए फंडामेंटल देखिए और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें लिख लो गिफन वस्तुएं, बेहीन वस्तुएं होती हैं, बेहीन वस्तुएं या इन्फीरियर, जो कम क्वालिटी की होती है, बेहीन वस्तुएं, हीन या इन्फीरियर, हीन या इन्फीरियर, बेहीन या इन्फीरियर वस्तुएं होती हैं, बेहीन या इन्फीरियर वस्तुएं होती हैं, जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है, जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है, जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि अचानक से मार्केट में अफवाह फैली कि भैया आटा, आटा नहीं, नमक, नमक क्या हो गया, नमक महंगा होने वाला है, नमक महंगा होने वाला है। अब क्या हुआ है, समुद्र के किनारे जो प्लांट थे वो प्लांट सारे फेल हो गए हैं और अब क्या हो गया, नमक महंगा हो गया है, नमक महंगा होने वाला है और नमक अब मिलेगा ही नहीं। पता चला बिना सोचे समझे टूट पड़े एकदम नमक के ऊपर, और पता चला 10 किलो नमक खरीद के ले आए। पूरे महीने में 10 किलो नमक, क्या आधा किलो नमक खर्च नहीं होता था भाई, नमक ही सबसे कम यूज होता है जनरली। अब ऐसा थोड़ी करोगे, सब्जी में नमक और ज़्यादा डाल देते हैं, नमक तो उतना ही डलेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। तो पता चला कि अचानक से र्यूमर फैली मार्केट में कि भाई नमक जो है आगे नहीं मिलेगा, सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि समुद्र के किनारे जो प्लांट थे वो सारे के सारे खराब हो गए और टूट पड़े भयंकर तरीके से। नमक के ऊपर एकदम 10 किलो 20 किलो खरीद लाए। अब आप 10 किलो 20 किलो नमक खरीदोगे, सोचो आप जो आधा किलो का सामान्य रूप से किसी परिवार में नमक यूज होता था या 250 ग्राम यूज होता था, अब उसकी जगह 10 किलो यूज होने लगा है, तो उसकी कीमत क्या होगी, कीमत बढ़ रही है। नमक की कीमत क्या होगी, नमक की कीमत बढ़ गई। शॉर्ट टर्म में क्या हुआ,
शॉर्ट टर्म में नमक की कीमत बढ़ गई, भाई 20 रुपए किलो मिल रहा था वो 25 रुपए किलो हो गया। लोगों में ये र्यूमर फैल गई कि अब नमक महंगा हो गया है, और भी महंगा हो सकता है, और नमक हो सकता है कि मिलना भी बंद हो जाए क्योंकि खत्म हो जाएगा, सबके सब ले ले रहे हैं। तो अचानक से क्या हुआ, कीमत बढ़ी 20 से 25 हुई। अब लोगों ने क्या की, खरीद भी बढ़ा दी, इस वजह से कि नमक शायद आगे ना मिले, और उसके चक्कर में कीमत एकदम 50 रुपए किलो होगी। तो एक तरीके से ये क्या है, गिफन गुड्स है। ये क्या है, गिफन गुड्स है। दैट मीन्स जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है। जैसे मान लो आप आलू लेने के लिए गए, आलू लेने के लिए गए तो आलू की कीमत क्या हुई, आलू की कीमत बढ़ गई, पता चला आलू की कीमत एकदम अचानक से बढ़ने लगी, या प्याज की कीमतें बढ़ने लगी। तो आप क्या सोचते हो, भाई जल्दी से जल्दी खरीद लो, नहीं तो क्या होगा, फिर खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। तो जनरली क्या होता है, इस तरीके से हम गिफन गुड्स को देखते हैं। तो गिफन गुड्स में आगे लिख लो, इसमें सामान्य रूप से मोटा अनाज, मोटा अनाज, अब देखो मोटा अनाज क्या है, गरीब लोग खाते हैं। ज्वार बाजरा है, जनरली ऐसा माना जाता है कि भाई जिन लोगों की कॉस्ट नहीं होती है उतनी ज़्यादा, जिन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होती है, वो लोग इनको खरीदते हैं। हालांकि ज्वार बाजरा मक्का की रोटी खाएंगे तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन रोज रोज नहीं खा सकते, नहीं तो पेट में दर्द भी हो सकता है। तो बेसिकली इनको क्या किया जाता है, गिफन गुड्स में कंसीडर कर लिया जाता है। जैसे आलू होता है, आलू की कीमत बढ़ती है तो उसकी खपत कम नहीं करते बल्कि कभी कभी बढ़ा भी देते हैं। तो इन सबको क्या करते हैं, इन सबको गिफन गुड्स कहते हैं। जैसे आयरलैंड में ऐसा हुआ था। आयरलैंड में क्या हुआ, गरीब लोग जो करते, जो आलू का ज़्यादा यूज करते थे, 19वीं शताब्दी में आयरलैंड में लोग आलू ज़्यादा यूज करते थे। और उस समय पर क्या हुआ, आलू की कीमत जब भी बढ़ती थी तो वो क्या करते थे, खपत कम नहीं करते थे बल्कि खपत बढ़ा भी देते थे। अब ये बताओ कि भाई आलू की कीमत 10 रुपये किलो हो मान लो, और फिर बढ़ के 20 रुपये किलो हो जाए, 25 रुपये किलो हो जाए, आप आलू का कंजप्शन कम करते हो क्या, नहीं करते हो। आलू को क्या करते हो, आलू को तो रेगुलरली यूज करते हो। आलू टमाटर, आलू बैगन, हर चीज़ में आलू आलू आलू, इतना आलू यूज करेंगे कि आप भी आलू जैसे हो जाते हैं हाँ? तो आलू हर जगह आलू 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 यूज करते हैं, और इसकी क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, भाई 50 रुपए किलो हो गई कीमत, लेकिन फिर भी आलू चाहिए, क्योंकि आलू के बिना हमारी सब्जी कभी भी पूरी हो नहीं सकती। तो आलू को हम किस में कंसीडर कर लेंगे, गिफन गुड्स में कर लेंगे। दैट मीन्स कीमत बेशक बढ़ रही है लेकिन फिर भी हमको आलू ही चाहिए। सुबह चाहिए आलू, शाम को चाहिए, फास्ट में चाहिए आलू, स्लो में चाहिए आलू, हर जगह हमको आलू ही आलू चाहिए। बिना आलू के काम चलेगा ही नहीं हमारा। तो आलू को हम गिफन गुड्स में कंसीडर कर सकते हैं। तो मोटे अनाज कॉमा आलू आदि। तो बेसिकली क्या होगा, कीमत क्या हो रही है, कीमत बढ़ रही है लेकिन खपत कम नहीं हो रही है। दैट मीन्स जो आय होती है, आय क्या है, लोगों की कम है, ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं। तो बेशक कम आय हो, बेशक उनकी परचेजिंग पावर कम हो, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, खरीदेंगे। अब आलू तो गरीब आदमी भी खरीदता है। अब उसकी कीमत बढ़ रही है, 10 की जगह 50 रुपये हो गई तो भी खरीदा है, क्योंकि आलू हर जगह चाहिए उसे, आलू ही आलू चाहिए। तो इस तरीके से इसको हम गिफन गुड्स में कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे होते हैं बेवलेन गुड्स या बेवलेन वस्तुएं, बेवलेन गुड्स। अच्छा ये बताओ, गिफन गुड्स हैं, क्या ये मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, मांग और आपूर्ति का यहाँ पे सिद्धांत प्रयोग हो रहा है। देखो जनरली क्या होता है, मांग और आपूर्ति क्या होती है, मांग और आपूर्ति क्या होती है, जब वस्तुओं की कीमत क्या होती है, वस्तुओं की कीमत गिरती है तो ऐसे में क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। नहीं, गिफन गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन जनरल अगर बात करूँ कि बाजार में कीमत गिर गई किसी चीज़ की, जो आप टी शर्ट खरीदते थे 500 रुपये की, अब आपको 50-50 रुपये में मिलने लगी, या 100 रुपये में मिलने लगी, 100 रुपये में मिलने लगी। तो आप क्या करोगे, एक की जगह 2 खरीदोगे, 3 खरीदोगे, जनरली यही होगा। तो वस्तुओं की कीमत गिरती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, यही होता है। लेकिन गिफन गुड्स में क्या हो रहा है, वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है और मांग भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो गिफन गुड्स मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, ये भी लिख लेना वहीं पे। गिफन गुड्स या गिफन वस्तुएं
मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद हो जाएगा वेवलेन वस्तुएं। वेवलेन वस्तुएं गिब्सन वस्तुएं मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। गिब्सन वस्तुएं मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का उल्लंघन क्यों कर रही है? कीमत बढ़ने के बावजूद भी क्या हो रहा है? कीमत बढ़ने के बावजूद भी मांग बढ़ रही है। तो वेवलेन वस्तुएं, अगला हो जाएगा वेवलेन वस्तुएं। वेवलेन वस्तुएं वेवलेन गुड्स। वेवलेन वस्तुएं वेवलेन वस्तुएं वेवलेन गुड्स। तो ये क्या होती है? लग्जरी गुड्स होते हैं। ये लग्जरी गुड्स होते हैं और इनकी कीमत बढ़ने पे क्या होता है? इनकी कीमत बढ़ने पे भी क्या होती है? रेट बढ़ जाती है। इनकी कीमत बढ़ने पर भी क्या होती है? रेट बढ़ जाती है। और सामान्य रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा के विषय होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा इनसे कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लग्जरी कार है। लग्जरी कार है कि भाई चाहे 7 करोड़ वाली गाड़ी हो, अब इसकी कीमत बढ़ गई, 8 करोड़ हो गई, 9 करोड़ हो गई, तो भी लोग खरीदेंगे जो खरीदते थे। मर्सिडीज है 50 लाख की मान लो हो, 55 की हो गई, या 80 लाख की हो गई, 85 लाख की हो गई, लोग तो भी खरीदते हैं। जैसे ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड घड़ी है, तो ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड घड़ियाँ हैं, इनको भी लोग खरीदते हैं बेशक कीमत बढ़ जाए। तो इनको क्या कहते हैं? वेवलेन गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेन गुड्स। समझ रहे हो? चाहे घर बार बिक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खरीदेंगे उसी लेवल की चीज़ें, लग्जीरियस गुड्स ही खरीदेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? वेवलेन गुड्स। वेवलेन गुड्स क्या होते हैं? लग्जीरियस गुड्स होते हैं, विलासिता की वस्तुएं होती हैं। तो इसमें लिख लो वेवलेन वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती हैं। विलासिता की वस्तुएं होती हैं। विलासिता 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 की वस्तुएं होती हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए खरीदी जाती हैं। जो सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए खरीदी जाती हैं। यह महंगा है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, यह महंगा है इसलिए अच्छा है। यह महंगा है इसलिए अच्छा है की मानसिकता को दिखाती है। की मानसिकता को दिखाती हैं। यह वस्तुएं भी मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। यह वस्तुएं भी मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। ठीक है? तो ये भी क्या करेंगी? बेशक कीमत बढ़ रही है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वेवलेन वस्तुओं में कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन वस्तुओं की मांग घट नहीं रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये उल्लंघन करती है। ठीक है? ये भी मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का क्या करती है? उल्लंघन करती है। तो ये लग्जीरियस आइटम्स होते हैं। क्लियर है? तो वेवलेन वस्तुएं मांग के नियम का उल्लंघन करती हैं और गिब्सन वस्तुएं भी सामान्य रूप से मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। इसके अलावा अन्य वस्तुएं लिख लो। अन्य वस्तुएं, हाँ अन्य लिख लो। हीन वस्तुएं इन्फीरियर गुड्स। क्या कहते हैं इनको? इन्फीरियर गुड्स। हीन वस्तुएं या इन्फीरियर गुड्स। हीन वस्तुएं
हीन वस्तुएं, क्या कहते हैं इनको? इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स, जब आपकी आय बढ़ती है, अन्य वस्तुएं, आप तीसरा कर लो, या आप तीसरा भी लिख सकते हो, इसको भी तीसरा लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो, या तो आप ऐसे करके लिख लो अन्य वस्तुएं, अन्य वस्तुएं लिख लो, और उसके बाद 1 2 3 4 लिखते जाओ, या इसको तीसरा नंबर भी आप डाल सकते हो, तीसरा नंबर भी डायरेक्टली डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हीन वस्तुएं, तो हीन वस्तुएं क्या होती हैं? जब आपकी इनकम बढ़ती है तो ऐसे में आप उनका यूज करना कम कर देते हो, समझ रहे हो? अब मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, आप फरारी से चलने लगे, ठीक है, तो भी क्या आलू खरीद के आलू खाओगे? जनरली क्या करोगे? कंजप्शन कम कर दोगे, फिर चिप्स खाओगे और कुछ चीज़ें खाओगे, समझ रहे हो? आप मोटे अनाज नहीं, ज्वार बाजरा कम खाओगे। तेरहवीं जो हीन वस्तुएं होती हैं, हीन वस्तुएं ऐसी होती हैं जब व्यक्ति की आय बढ़ती है, व्यक्ति की आय बढ़ने पर व्यक्ति उनका उपयोग करना कम कर देता है। जैसे आलू वगैरह हो जाएगा, अन्य चीज़ें हो जाएंगी, तो लोग क्या करेंगे? उनका यूज कम कर देंगे, या नॉर्मल सी चीज़ें हैं उनका यूज कम करना शुरू कर देंगे वो। आप भी देखते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति 100 रुपए की शर्ट हाट बाजार से कहीं से खरीद लाता है, सेकेंड हैंड मिल रही है, सेकेंड हैंड से ही खरीद लाया, पता चला 100 रुपए की उसको शर्ट मिल रही है, उसने नहीं सोचा कि ये पुरानी है या नहीं है, वो खरीद लाया। अब उसके पास में 50 लाख की एनुअल इनकम होने लगी, 50 लाख की उसकी एनुअल इनकम होने लगी, तो फिर वो 100 रुपए की शर्ट खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा ना। अब वो सोचेगा कि भाई कम से कम 2 4 5 हज़ार की बढ़िया शर्ट लेता हूँ जो एकदम दूर से ही चमके और लगे लोगों को कि हाँ वास्तव में महंगी शर्ट पहने हुए है। तो आय बढ़ने के साथ क्या होता है? इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। तो इसमें लिख लो, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग आय बढ़ने के साथ व्यक्ति कम कर देता है, जिनका प्रयोग आय बढ़ने के साथ व्यक्ति कम कर देता है। जिनका प्रयोग आय बढ़ने के साथ व्यक्ति कम कर देता है, आय बढ़ने के साथ व्यक्ति कम कर देता है। तो इस तरीके से क्या होगा? आय बढ़ने के साथ इनकी डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में जब व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो वह मोटे अनाज आदि का उपयोग कम कर देता है, आदि का उपयोग कम कर देता है। जैसे सस्ती बस यात्रा, हम क्या करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इधर उधर जाना पसंद करते हैं क्योंकि हमारी जेब में 5 रुपए ही हैं। 5 रुपए में अगर 5 किलोमीटर का सफ़र करना है तो फिर ऐसे में बस से ही जा पाएंगे, आप ऑटो करके तो नहीं जा सकते। या आप सोचो कि बढ़िया एक कार बुक कर देते हैं और कार से जाएंगे, तो 5 रुपए क्या है ना, वो आपको जलील करके भगाएगा, वो कहेगा 5 रुपए में कहीं तुम जा सकते हो। जब गाड़ी से उतरोगे और वो कहेगा कि भाई 500 रुपये, उन्होंने कहा भैया मेरे पास तो 5 ही रुपए हैं, दैट मीन्स आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होती है? जनरली इनको इन्फीरियर गुड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी सर्विसेज को और ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना व्यक्ति बंद कर देता है जब उसकी आय बढ़ जाती है। अब आपकी आय बढ़ेगी, 50 लाख रुपए कमा रहे हो सालाना, तो आप क्या करोगे? आप कार ले लोगे बढ़िया तरीके से। आप इस तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो नहीं चलोगे जहाँ पे लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बसों में खूब धक्का मुक्की हो रही है, तो ऐसी जगह फिर आप जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इनको कहते हैं हीन वस्तुएं। दैट मीन्स ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है, जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है, और आय घटने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या लिखा आपने?
आय बढ़ने पर इनका उपयोग कम कर देता है, लेकिन आय कम होने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। लिख लो, आय कम होने पर, आय कम होने पर इनकी मांग, आय बढ़ने पर, सॉरी आय कम होने पर, आय कम होने पर इनकी मांग बढ़ती है, आय कम होने पर इनकी मांग बढ़ती है। जैसे कोई आदमी 50 लाख कमा रहा था, अब वो 5 लाख ही कमा रहा है। कोविड-19 पड़ गया और सारी फैक्ट्री वैक्ट्री बंद हो गई, व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, तो सोचा कि चलो अब जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चलते हैं, क्यों पैसा खर्च करें। या फिर जिन लोगों की पहले से ही आय कम होती है वो तो धक्का मुक्की वाले वातावरण में ही चलते हैं, चलो वो अपने जीवन का एक नया मजा इसी में ढूंढते रहते हैं, चलो बस से जाएंगे। तो बेसिकली आय और मांग के बीच में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। यहाँ पे लिख लो, यह आय और मांग के बीच, यह आय और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध दर्शाती है, यह आय और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध दर्शाती है, यह आय और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध दर्शाती है, ऋणात्मक संबंध दर्शाती है, आय और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध दर्शाती है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लो, सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं। तो सामान्य वस्तुएं क्या होती है, आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, आय घटने पर मांग घटती है, मांग का सामान्य नियम लागू होता है। तो लिख लो, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ बढ़ती है, जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ बढ़ती है, जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ बढ़ती है। जैसे अभी मान लो लैपटॉप नहीं खरीद पा रहे हो, लेकिन थोड़े से पैसे आने लगेंगे तो फिर क्या होगा, आदमी लैपटॉप खरीद लेगा। आय घटने पर क्या होती है, मांग घट जाती है, आय घट गई तो लैपटॉप नहीं खरीदेंगे, सोचेंगे मोबाइल से ही काम चला लें। ठीक है, मांग का सामान्य नियम इन पर लागू होता है, मांग का सामान्य नियम इन पर लागू होता है। क्लियर हो रहा है, मांग का सामान्य नियम इन पर लागू होता है, किन पे, नॉर्मल गुड्स पे। इसीलिए हम इनको नॉर्मल गुड्स कह रहे हैं, क्योंकि मांग का सामान्य नियम इन पर लागू होता है, मांग का सामान्य नियम लागू होता है। ठीक है, इसके अलावा होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स या प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सारा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो इसमें लिख लो, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ जाती है, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ जाती है, यह एक दूसरे का विकल्प होते हैं। एक वस्तु की मांग बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है, सॉरी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है, यह एक दूसरे का विकल्प होते हैं, यह एक दूसरे का विकल्प होते हैं। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी, उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी। जैसे मान लीजिए कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई, कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, फिर बगल में कॉफ़ी पीने नहीं जाएंगे, कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीने नहीं जाएंगे, फिर वो अब क्या करेंगे, और चाय पियेंगे, चाय की डिमांड ज़्यादा करेंगे, कहेंगे भाई कॉफ़ी रहने देते हैं, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी कंगाल कर देगी नहीं तो कॉफ़ी क्या हो गई, कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई, इस वजह से चाय की डिमांड बढ़ गई, कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई, इसी वजह से क्या हुआ, चाय की डिमांड बढ़ गई। आपको समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने, बताओ फिर आप, समझ में आया तो। मैंने कहा प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं,
एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की पूरक होती है। जैसे कॉफी की क्या हुई, कॉफी की प्राइस बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, तो लोग क्या हुए, चाय पे शिफ्ट कर गए। किस पे शिफ्ट हो गए, चाय पे शिफ्ट कर गए। तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन वस्तुएं। दैट मीन्स एक दूसरे के प्रतिस्थापन में यूज होती है। ठीक है ना। अगर कुर्सी की कीमत महंगी हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, टेबल पर बैठना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कुछ और किसी चीज पे बैठेंगे। दैट मीन्स क्या होगा, प्रतिस्थापित कर देगी उस चीज को। ठीक है, एक दूसरे का ये क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। चाय और कॉफी उदाहरण के रूप में लिख लो, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। इसके बाद होती है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। तो इसमें लिख लो, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग घटती है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग घटती है। ये साथ में प्रयोग होते हैं, ये साथ में प्रयोग होते हैं। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग घटती है। एक वस्तु की कीमत बढ़ी, दूसरे की भी मांग, एक वस्तु की कीमत बढ़ी तो दूसरे की मांग घट जाती है। ये साथ में प्रयोग होते हैं। जैसे कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल। अब आप सोचो कि कार की कीमत बढ़ जाए, कार की नहीं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। पेट्रोल पहले कितना बिकता था, 60 रुपए या 70 रुपए लीटर, अब क्या हो गया, 100 हो गया या 150 हो गया। लोग कहेंगे भैया कार तो ले आएंगे, लेकिन कार में पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे, पेट्रोल का महीने का खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, कार को यूज करना कम कर देते हैं, कार को खरीदना कम कर देते हैं। तो जैसे उदाहरण के रूप में लिख लो, कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल, मोबाइल और सिम कार्ड, मोबाइल और सिम कार्ड। अब ये बताओ कि सिम खरीदोगे अकेली, अगर मोबाइल नहीं होगा तो सिम खरीदोगे अकेली, नहीं खरीदोगे। ऑब्वियस सी बात है कि सिम कार्ड की भी कीमत, सिम कार्ड की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी एकदम, मोबाइल और सिम कार्ड। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। और एक होती है कि भाई पब्लिक गुड्स, और एक होते हैं प्राइवेट गुड्स। तो इसमें लिख लो अगला, पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो गैर प्रतिस्पर्धी, गैर प्रतिस्पर्धी, गैर प्रतिस्पर्धी और गैर बहिष्करणीय होती है। गैर प्रतिस्पर्धी, सार्वजनिक वस्तुएं या लोक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं या लोक वस्तुएं, लोक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, पब्लिक गुड्स। बता रहा हूं, जो गैर प्रतिस्पर्धी, गैर प्रतिस्पर्धी और गैर बहिष्करणीय, गैर बहिष्करणीय, बहिष्करणीय, गैर प्रतिस्पर्धी का मतलब होता है नॉन राइवल, नॉन राइवल, गैर बहिष्करणीय दैट मीन्स नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। यहां गैर प्रतिस्पर्धी का आशय है, यहां गैर प्रतिस्पर्धी का आशय है
एक व्यक्ति के उपयोग करने से दूसरे के उपयोग में कमी नहीं आती। सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो गैर प्रतिस्पर्धी और गैर बहिष्करणीय होती हैं। गैर प्रतिस्पर्धी और गैर बहिष्करणीय होती हैं। यहाँ गैर प्रतिस्पर्धी से आशय है, कि एक व्यक्ति के उपयोग करने से दूसरे के उपयोग में कमी नहीं आती। एक व्यक्ति के उपयोग करने से दूसरे व्यक्ति के उपयोग में कमी नहीं आती। जैसे मान लो आप पार्क को प्रयोग कर रहे हो, दूसरा भी प्रयोग कर सकता है। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, दूसरा भी कर सकता है, कोई कमी नहीं आ रही है। ठीक है ना। एक व्यक्ति के उपयोग करने से दूसरे के उपयोग में कमी नहीं आती। गैर बहिष्करणीय से आशय है, गैर बहिष्करणीय से आशय है किसी व्यक्ति को उपयोग से रोका नहीं जा सकता। अब अगर पार्क में आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो तो दूसरे को रोक तो नहीं सकते कि भाई दूसरा भी मॉर्निंग वॉक कर रहा है, आप भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, और टंगड़ी फंसा के उसे पटक दें और कहेंगे भाग जाए यहाँ से, चलते नहीं दिखाई देना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो कंप्लेन कर देगा पुलिस में कि भाई हमको टंगड़ी फंसा के गिरा दे रहा है और कह रहा है कि भाई चलते नहीं दिखना चाहिए इस पार्क में। दैट मीन्स आप भी उपयोग करोगे और दूसरा भी उपयोग करेगा। दैट मीन्स दूसरे का बहिष्कार आप नहीं कर सकते, टंगड़ी फंसा के उसे गिरा नहीं सकते। दैट मीन्स गैर बहिष्करणीय। दैट मीन्स आप दूसरे का बहिष्कार नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। दूसरा भी उपयोग करेगा और आप भी यूज करेगा। ठीक है। और गैर प्रतिस्पर्धी होते हैं। दैट मीन्स एक व्यक्ति उपयोग करता है तो दूसरे के उपयोग में कमी नहीं आती है। आप भी यूज करो, दूसरा भी उपयोग करे। जैसे स्ट्रीट लाइट है, आपको भी रोशनी आ रही है, दूसरे के पास में भी रोशनी आ रही है, तो गैर प्रतिस्पर्धी है और क्या है? गैर बहिष्करणीय है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी साइड स्ट्रीट लाइट को मोड़ लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या होता है? गैर बहिष्करणीय हो सकते हैं। जैसे मैंने पब्लिक पार्क का आपको एग्जाम्पल दे दिया। निजी वस्तुएं क्या होती है? जो प्रतिस्पर्धी और बहिष्करणीय होती हैं। निजी वस्तुएं, आगे लिख लो, निजी वस्तुएं ये वे वस्तुएं हैं जो प्रतिस्पर्धी और बहिष्करणीय होती हैं। प्रतिस्पर्धी और बहिष्करणीय होती हैं। आप एक जिम में गए तो जिम में जो पैसा देगा वो ही अंदर जाएगा, और जो पैसा नहीं देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो आप, मोबाइल फ़ोन आपको तभी मिलेगा जब आप पैसा दोगे। तो बेसिकली क्या होती है? ये प्रतिस्पर्धी होती है। ये क्या होती है? प्रतिस्पर्धी होती है और बहिष्करणीय भी होती है। दैट मीन्स वही प्रयोग करेगा जो पैसा देगा। आप कहोगे नहीं नहीं मैं भी जिम करूँगा, तो मुझे कैसे रोक सकते हो? सरकार ने मेरे लिए भी फैसिलिटी की है। तो कहेंगे कि भाई सरकार ने फैसिलिटी नहीं की है, मैंने जिम बनाई है, मैंने जिम में मशीनें खरीदी हैं, मेरा इसमें 25 लाख रुपए खर्चा हुआ है, तो ये जिम जो है मेरी है और मैं इसका यूज किसको कर रहा हूँ, किसको नहीं करने दूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। तो प्रतिस्पर्धी है और और क्या है? बहिष्करणीय भी है। इसमें बहिष्कार भी किया जा सकता है। अगर जिम मालिक को लगता है कि भाई इस व्यक्ति को नहीं यूज करने देना है, ये पैसा मुझे पर्याप्त नहीं देता है, बार्गेन कर रहा है, भाई 2000 रुपये में मैं और किसी को जिम की सर्विस दूंगा तो 2000 रुपये आएंगे, ये कहता है कि भाई 800 रुपये ले लो, 900 रुपये ले लो, ऐसे बार्गेन करता है। तो ये प्रतिस्पर्धी होती है और बहिष्करणीय भी होती हैं। भुगतान करने वाले व्यक्ति को उपयोग से रोका जा सकता है, टंगड़ी फंसा के गिराया जा सकता है, हाँ? उसको यूज करने से रोका जा सकता है। तो ये भी होता है, प्रतिस्पर्धी होती है कि क्योंकि एक व्यक्ति अगर उपयोग करेगा तो दूसरे के पास में कमी हो जाएगी। भाई जिम में मान लो 25 लोगों की जगह है, अब इसमें क्या होगा? एक व्यक्ति के उपयोग करने से क्या होगा? दूसरे के पास में कमी आएगी। दैट मीन्स जो व्यक्ति मान लो 25 की जगह 50 आ गए तो जगह कम हो जाएगी। दैट मीन्स क्या हो जाएंगी? प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। फिर लोग क्या करेंगे? 2000 रुपये की वैल्यू बढ़ा के 4000 कर दी कि भाई 4000 में अब मैं जिम की सर्विस दूंगा। तो ये क्या होती है? प्रतिस्पर्धी होती है। एक की वजह से दूसरे में कमी आ सकती है। ठीक है। स्ट्रीट लाइट वगैरह थी,
वो सबके पास में लाइट जा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ में सब लोग यूज कर सकते थे, समझ रहे हो, सब लोग यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जिम को हर कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है। मोबाइल फोन है, कार है, ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, ये प्राइवेट गुड्स हो जाएंगे। अब एक होती है फ्री गुड्स और एक होती है फ्री गुड्स। फ्री गुड्स क्या होते हैं, फ्री गुड्स का मतलब क्या है, जिसको सबको फ्री में मिले, मतलब कोई भी सर्विस है सब में बटेगी। तो प्रकृति में क्या होती है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल रहते हैं और जिनके उपयोग करने के लिए किसी कीमत का भुगतान नहीं करना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन ले रहे हो, अभी ऑक्सीजन के लिए कोई पैसा देते हो क्या, फीस देते हो ऑक्सीजन के लिए, नहीं देते हो। तो ये क्या हो जाएगी, बेसिकली वायु या ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, फ्री में अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगी, मुफ्त वस्तुएं हो जाएंगी। इसी तरीके से आप नल खोल के पानी पीते हो, कहीं पर आसानी से अवेलेबल है, तो वो क्या होगा, फ्री गुड्स हो गए। लेकिन हेडपम्प से पानी पी रहे हो, वो तो फ्री है, सरकार ने लगवाया है। लेकिन अब सोचो कि जो मिनरल वाटर है, आप कहो जाके बोतल उठा लो और कहो भैया अब तक तुम्हारी थी अब मेरी हो गई। मैंने कहा भैया तेरी तो हो जाएगी लेकिन पहले 20 रुपए दो। वो कहा नहीं नहीं, ये तो पानी तो फ्री होना चाहिए। उन्होंने कहा फ्री होना चाहिए, इसको मैंने खरीदा है, मैंने भी पैसे दिए, तुमको भी देने पड़ेंगे। दैट मीन्स मिनरल वाटर क्या है, वो फ्री गुड नहीं है। लेकिन जो नेचुरली जो पानी अवेलेबल है, झरने में से जाके पानी पी लिए, कहीं पे हेडपम्प चला के पानी पी लिए, वो फ्री गुड्स हो सकता है, लेकिन मिनरल वाटर फ्री गुड्स नहीं है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं और जिनके लिए कीमत का भुगतान नहीं करना पड़ता है, ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं और जिनके उपयोग के लिए किसी कीमत का भुगतान नहीं करना पड़ता है, और जिनके उपयोग के लिए किसी कीमत का भुगतान नहीं करना पड़ता है, उन्हें उन्हें फ्री गुड्स कहते हैं या मुफ्त वस्तुएं कहते हैं, मुफ्त वस्तुएं कहते हैं। और जिनके उपयोग के लिए किसी कीमत का भुगतान नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा मेडिकल ऑक्सीजन, भाई किसी को कोरोना हो गया तो मेडिकल ऑक्सीजन लगाई जाएगी, सिलेंडर लगाया जाएगा, तो आपसे पैसा वसूला जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो नहीं नहीं पैसा नहीं दूंगा, ऑक्सीजन तो फ्री में है। तो वो क्या हो जाएगा, वो इकोनॉमिक गुड्स हो जाएगा। जिनके लिए हमें कीमत का भुगतान करना पड़ता है उन्हें हम इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। अगला होता है आर्थिक वस्तुएं, और आज के लिए बस इतना ही। आर्थिक वस्तुएं, इकोनॉमिक गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं बल्कि सीमित होती हैं, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है बल्कि सीमित होती है, और जिनके उपयोग के लिए कीमत का भुगतान करना पड़ता है, उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। होपफुली आज की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी, और कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आई हो। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं जिनके माध्यम से आपको हमेशा चीज़ें याद भी रह जाएंगी। भूलोगे भी तो भी नहीं भूल पाओगे। तो घर पे जाके क्या करना है, घर पे जाके इनको पढ़ना है, क्योंकि अगले दिन मैं पूछता भी हूँ, अगले दिन सबसे पूछता हूँ मैं। इसलिए क्या करना है, पढ़ के भी आना है। यही चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है अगर आप 10 दिन तक नहीं पढ़ोगे। अभी आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन 10 दिन बाद हो सकता है कि 10 दिन तक अगर आप नहीं पढ़ें तो कुछ भी समझ में ना आए। आगे भी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं, इसलिए घर पे जाके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जितनी मैंने चीज़ें करा दी है उनको कम से कम 2-3 बार जाके बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, और जब मैं पूछूंगा तो 100% तरीके से आप बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भूल जाओ बीच में। पूरा का पूरा अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगले दिन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करके आप आएंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।